हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं, जिसमें मैं जीएस के बारे में सब कुछ आप लोगों को बता रहा हूं जब से मैंने ये वीडियो अपना चैनल शुरू कर रखा है। और जैसा कि आज का टॉपिक अपना क्या है वो थंबनेल देख करके आप सभी लोग जान गए हैं। सम्राट अशोक जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, ये हर प्रकार के एग्जाम में लगभग इसको पूछा भी जाता है। अब जैसा कि पेट का एग्जाम आने वाला है तो उसके सिलेबस में मौर्य वंश और सम्राट अशोक के बारे में भी दिया गया है। तो सम्राट अशोक एक ऐसा टॉपिक है जो कि बेहद कि इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि बात करें कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में कि प्राचीन भारतीय इतिहास का ये सबसे कि इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, जिससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही हैं। और सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक के जीवन की तुलना में सबसे ज़्यादा जो इनके बारे में वो पूछा जाता है वो है इनके शिलालेख और स्तंभ लेख। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो मैं वही चीज़ लेकर के आज आप लोग के सामने आया हूँ। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, औरों तक जरूर पहुँचना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सम्राट अशोक, इनका जो कि अवधि थी, ये कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, तो 302 ईसा पूर्व में और 232 ईसा पूर्व कि ईसा पूर्व तक। कहाँ पर जन्म हुआ था? पाटलिपुत्र यानी कि बिहार में, है ना। तो ये सारे मैंने फैक्ट्स लिख रखे हैं, बीच बीच में कुछ चीजें भी मैं बताता रहूंगा। अब बात करें कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 272 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो 269 ये भी डेट मिलती है। कौन सी डेट मिलती है? जरूर नोट डाउन कर लेंगे, 269 ईसा पूर्व, है ना। तो यानी कि 272 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से हुआ था इस सन में 269 ओके बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। इसके बाद इनके पिता वो हैं बिंदुसार और माता का नाम मिलता है सुभद्रांगी, है ना। तो नोट डाउन करते रहें। इसके बाद उत्तरवर्ती से मतलब है कि इनके बाद कौन राजा बना, तो वो था दशरथ मौर्य। अब बात करें इनकी पत्नी के नाम, जैसे कारुवाकी या तिष्यरक्षिता, ये इनकी पत्नी के नाम मिलते हैं। संतान की बात करें तो महेंद्र, है ना, और संघमित्रा का नाम आता है। इसके अलावा कुणाल और चारुमती भी नाम मिलते हैं। तो इसमें जो पूछे जाने की संभावना है, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो इनका राज्याभिषेक पूछा जाता है। कब हुआ? 272 में। वास्तविक रूप से कब हुआ ये जरूर नोट डाउन कर ले भाई, दोनों, है ना। तो और इसके अलावा कि और क्या पूछा जा सकता है कि इनसे पहले कौन था राजा और इनके बाद कौन राजा हुआ, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कलिंग युद्ध, ये कलिंग जो युद्ध हुआ था, ये दया नदी के तट पर हुआ था। वर्तमान समय में देखा जाए तो ये उड़ीसा में पड़ता है ना। कलिंग की राजधानी थी तोसली, इसकी राजधानी क्या थी? तोसली। और 261, बहुत इंपॉर्टेंट है, 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो वो मिलती है 13वें शिलालेख से। ये हमको जानकारी मिलती है, ये किससे मिलती है? 13वें अभिलेख या शिलालेख के अनुसार कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण क्यों किया गया था? ऐसा माना जाता है कि जो कलिंग था वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का एक काम करता था, एक महत्वपूर्ण पड़ाव बिंदु पर था। तो इसको जीतना उसके लिए अनिवार्य था। तो इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। इस हृदय विदारक घटना को देख करके उसको इतना दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ कि उसने अब जीवन में एक कसम खाई कि अब भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष होगा। धम्म माने धर्म का घोष होगा। ये जरूर लिखते चले। इसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति भी इनके समय में हुई थी। 4 बौद्ध संगीतियां हुई तो तीसरी वाली कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व में। कहां पर हो रही है? पाटलिपुत्र में। क्या पूछा जाएगा? अध्यक्ष कौन थे इसके? मोगलीपुत्र तिस्सा। और कौन से ग्रंथ की रचना हुई? तो वो है अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है, ठीक है। तो ये जरूर देखिए, अशोक के बारे में अगर कुछ आएगा तो ये तो है कि 99% आएगा जरूर यहाँ से। 1% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बनते हैं। अब बात करते हैं 14 दीर्घ शिलालेख। मैं बोल रहा हूं, आप सुनते रहें। फिर है लघु शिलालेख, फिर है बृहत स्तंभ लेख, फिर है लघु स्तंभ लेख। तो जो 14 दीर्घ शिलालेख आपको दिख रहे हैं, ये कहां से मिले हैं? ये 8 स्थानों से मिले हैं। जरा एक फैक्ट है, इसमें सुनिएगा।
14 दीर्घ शिलालेख, लेकिन संख्या यहाँ पर 8 दिखा रही है। कुछ समझे आप लोग? देखिए इसका मतलब ये है कि जो 14 दीर्घ शिलालेख मिले हैं ये 8 स्थानों से तो मिले हैं, लेकिन हर शिलालेख में 14 14 14 14 बातें लिखी हुई हैं, जो कि और कभी भी कंफ्यूज मत होना कि 14 दीर्घ शिलालेख जो है ये 14 स्थानों से मिले हैं। नो, ये 8 स्थानों से मिले हैं और 8वें स्थान से 14 14 बातें मिली हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 14 बातें तो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन सबसे पहली और सबसे अंतिम वाली लिख दी है, और कुछ बीच वाली जो इंपॉर्टेंट है जिनके पूछे जाने की संभावना है वो मैंने लिख दिया है। अब पहले जान लो कौन कौन से। पहला है धौली, उड़ीसा में है। शाहबाजगढ़ी, ये पेशावर में है। पेशावर माने पाकिस्तान, माने पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान का। फिर है मानसेहरा, ये हजारा में पड़ता है, ये पाकिस्तान में मिला है। फिर है कालसी, ये है उत्तराखंड में। जौगढ़ पड़ता है कहां पर? उड़ीसा में। ये सोपारा है महाराष्ट्र में। एरागुडी है कुरनूल आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है गिरनार काठियावाड़ में यानी गुजरात में। तो ये 8 स्थानों से मिले हैं क्या? 14 दीर्घ शिलालेख। अब कुछ मुख्य बातें कौन कौन सी हैं? जैसे प्रथम शिलालेख में क्या कहा गया है? पशुवध निषेध, अशोक ने पशुओं का वध मना कर दिया, मतलब मना करवा दिया था। द्वितीय शिलालेख में क्या बात कही गई है? चिकित्सालय और औषधालय की व्यवस्था की जाए, चाहे वो पशु हो चाहे वो इंसान हो, उनके लिए भी। तृतीय शिलालेख में क्या कहा गया है कि प्रति 5 वर्ष बाद जो अधिकारी लोग हैं वो धर्म प्रचार का कार्य करेंगे। धर्म प्रचार माने बौद्ध धर्म का प्रचार। ये सबसे ज्यादा ये पूछा बहुत जाता है। फिर 5वें शिलालेख में क्या कहा गया है कि 5वें शिलालेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति का आदेश दिया गया है। तो ये बहुत पूछा जाता है, जरूर नोट डाउन करते रहें। 8वां जो शिलालेख है इसमें कहा गया है कि अभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट डाउन। 11वें शिलालेख में क्या है? कौन सी बात बताई गई? वो बताई गई धर्म की व्याख्या, धर्म की व्याख्या, है ना। अशोक बौद्ध धर्म के बारे में क्या सोचता है, उसकी क्या विचार है। फिर 13वें शिलालेख में कहा गया है कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। देखिए कलिंग शिलालेख 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है और सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख भी मिलता है और 5 यूनानी राजाओं का नाम भी मिलता है। अब उनके नाम कौन कौन से हैं? अंतियोक, तुर्मय, मग, अंत्यकिन और अलिक सुंदर। जरूर नोट डाउन करें भाई। और 14वां जो शिलालेख है, जो 14वीं बात है वो क्या है? धर्म प्रशासन के बारे में, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को ही सब कुछ मान लिया था, है ना। अब बात करते हैं लघु शिलालेख। अब जो लघु शिलालेख है वो 6 है ना। अब कहां से मिले हैं ये हम जान लेते हैं। रूपनाथ मध्य प्रदेश में है ये। गुर्जरा जो है ये अशोक कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। लेकिन पूछा जाएगा यहां से क्या कि अशोक का नाम किस लघु शिलालेख में मिलता है? तो बताएंगे क्या? गुर्जरा। भाबरू राजस्थान, मास्की कर्नाटक में, इसमें भी देखिए किस लघु शिलालेख में अशोक का नाम मिलता है? तो एक गुर्जरा में मिलता है, एक मास्की वाले में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नहीं तो इसका नाम तो देवानाम प्रियदर्शी भी मिलता है। सहस्राम बिहार में, महास्थान बांग्लादेश में, यानी कि देश के बाहर। ठीक है, तो ये लघु शिलालेख थे, है ना। तो शिलालेख मतलब कि 2 प्रकार के, एक बृहद एक लघु। और उसी प्रकार से स्तंभलेख भी मतलब कि बृहद वाले भी हैं और लघु वाले भी हैं। अब बात करते हैं बृहद स्तंभलेख, ये 7 हैं और 6 स्थानों से मिले हैं। फिर वही बात यहाँ पे जो मैंने बताया था अभी, ये 7 मतलब कि जो बृहद स्तंभलेख हैं ये 6 स्थानों से मिले हैं, लेकिन ये 7 हैं, यानी कि हर एक में 7-7 बातें दी गई हैं। ये स्तंभलेख कौन कौन से हैं, कहाँ से मिले हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो स्थानों के नाम भी पूछे जाएंगे, कहाँ से कौन सा मिला है। जैसे प्रयाग स्तंभलेख, ये पहले मतलब कि कौशाम्बी में था, बाद में अकबर के द्वारा इसको इलाहाबाद के किले में लाया गया। दिल्ली टोपरा वाला जो स्तंभलेख है ये टोपरा से दिल्ली लाया गया। और दिल्ली मेरठ स्तंभलेख जो है ये मेरठ से दिल्ली लाया गया फिरोज शाह तुगलक के समय में। ओके, फिर रामपुरवा स्तंभलेख ये चंपारण यानी कि बिहार में है। लौरिया अरराज स्तंभलेख ये चंपारण यानी कि बिहार, और लौरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण बिहार में, यानी कि तीनों कहां से? बिहार से। नो कंफ्यूजन, है ना। अब बात करते हैं लघु स्तंभलेख। लघु स्तंभलेख देखिए इनके बारे में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो कौन सा है? ये 15 स्थानों से मिले हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक के द्वारा जो राजकीय घोषणाएं की गई थी उसका उल्लेख किस में मिलता है? तो लघु स्तंभलेख में। ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है इसमें, ये राजकीय घोषणाएं किस प्रकार के लेख में है? तो लघु स्तंभलेख में। अब बात करते हैं कि जेम्स प्रिंसप वो व्यक्ति कौन है? तो जेम्स प्रिंसप मतलब कि
जेम्स प्रिंसप ने ही सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी 1837 में। ठीक है, अब बात करते हैं कि अशोक ने अपने अभिलेखों में किन किन लिपियों का इस्तेमाल किया है, जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि मतलब की लिपि और अरमेइक लिपि का भी इसने अपने लेखों में, स्तंभ लेखों में इस्तेमाल किया है इन लिपि का। तो इस प्रकार से इन स्तंभ लेखों को, शिलालेखों को अपने पूरे साम्राज्य में अशोक ने, है ना, इसको गढ़वाया और उस पर लिखवाया, और ताकि उसकी जो प्रजा है उसका जो है नैतिक उत्थान हो, चारित्रिक मतलब कि उत्थान हो। तो इस प्रकार की बातें इसमें देखने को हमको मिलती हैं। तो ये था अशोक का शिलालेख और स्तंभ लेख। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो, और लगभग क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जरूर जाएंगे। तो कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।